नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग आर्टिकल 16 के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। बिंदास होकर आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको रिजर्वेशन या आर्टिकल 16 ये सब चीज़ें कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इसको कवर किया है। और यूपीएससी और पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी वीडियो से आपका सारा काम हो जाएगा। क्योंकि इसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट की सभी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में बताया है, मतलब सभी बताऊंगा भी। और सेकंड बात क्या है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए थे ना, वो सारे हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके साथ ये देखिए, ये तो ओरिजिनल आर्टिकल है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A डाला गया, 16 सब क्लॉज 4B डाला गया। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको चलिए समझते हैं। तो आर्टिकल 16 दोस्तों कहता है, देखिए अगर आप लोगों ने आर्टिकल 14, 15 ये सब नहीं देखे तो आप पिछली वीडियो से देख सकते हैं। बाकी इसमें कोई लिंक उतना आएगा नहीं, मैं यहीं पे सारी चीजें समझा दूंगा। तो आप ये भी मत सोचना कि आपने पिछली नहीं देखी तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी, आपको ये वीडियो भी समझ आएगी। तो आर्टिकल 16 दोस्तों कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आसान भाषा में समझाऊं तो जो हमारी सरकार है वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी। यानी हमारी जो स्टेट है, हमारा जो पार्लियामेंट है, अगर वो कोई भी ऐसा कानून बनाएगा, देखिए स्टेट शब्द की परिभाषा आर्टिकल 12 में, तो मैं यूजुअली यहाँ पे गवर्नमेंट बार बार बोलूंगा। बाकी पार्लियामेंट भी स्टेट है, बाकी सारी चीजें भी स्टेट आती है, स्टेट विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, बट यहाँ पे मैं बार बार गवर्नमेंट बोलूंगा। तो ये आर्टिकल कहता है कि हमारी स्टेट या हमारी जो गवर्नमेंट है ये सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी। जिसको भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी जिसको भी सरकारी नौकरी चाहिए, उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, ताकि अगर वो सरकारी नौकरी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि इन बेसिस पे, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं 7 ग्राउंड्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस, इन बेसिस पे आपके साथ हमारी गवर्नमेंट भेदभाव नहीं करेगी, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आपका धर्म देख के आपको ये नहीं कहा जाएगा कि ये सरकारी नौकरी आप नहीं कर सकते। यानी गवर्नमेंट रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, कास्ट के बेसिस पे नहीं कर सकती। जो कास्ट के बेसिस पे SC, ST एंड OBC ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी हम समझेंगे। उसे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, उसको भी आपको समझाऊंगा। उसके बाद दोस्तों मेल या फीमेल, मतलब आपका सेक्स देख के भी आपको ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आपका डिसेंट देख के कि आपका बैकग्राउंड क्या है, किस परिवार से आते हैं, राजा महाराजा टाइप जो भी है ना, ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। आपका जन्म कहाँ पे हुआ है नहीं देखा जाएगा, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। रेजिडेंस के बेसिस पे कि आप कहाँ रहते हैं, इसके हिसाब से भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए 2 लोग हैं A और B, ठीक है। A बन जाता है IAS ऑफिसर और B बोलता है भाई मेरे को भी बनाओ IAS। तो सरकार बोलती है नहीं भाई, A को हम बनाएंगे, B को नहीं बनाएंगे। तो B बोलेगा ये तो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो सरकार बोलेगी हाँ, हम आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, सिर्फ इन ग्राउंड्स के बेसिस पे नहीं करेंगे, इसके अलावा हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सरकार बोलेगी कि भैया A ने UPSC एग्जाम को क्रैक किया है, उसके बाद उसको जॉब मिली है, हम आपको भी नहीं रोक रहे, आपको IAS ऑफिसर बनना है तो आप भी कृपया UPSC का एग्जाम दीजिए, इसको क्रैक करिए, फिर IAS बनिए। तो ये सारी चीजें दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है कि सिर्फ इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, बाकी बेसिस पे कर सकती है गवर्नमेंट। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, आर्टिकल 16 में ही एक आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 है जो कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट रेजिडेंस के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। ये आर्टिकल कहता है कि इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, बट यही आर्टिकल, इसी आर्टिकल में एक सब क्लॉज दे रखा है, सब क्लॉज 3, जो कहता है कि पार्लियामेंट चाहे, वैसे पार्लियामेंट नहीं करता बट पार्लियामेंट चाहे तो रेजिडेंस के बेसिस पे एक्सेप्शन डाल सकता है कि भैया फॉर एग्जांपल कि आप अगर आप कश्मीर में रहेंगे तभी आपको कश्मीर की जॉब मिलेगी। ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप दिल्ली में हैं, जैसे कोई स्टेट की जॉब है तो आपको यहां का होना जरूरी है, तो ऐसे पार्लियामेंट एक्सेप्शन डाल सकता है। ये आर्टिकल 16 का बेसिक पार्ट है। अब इसको चलिए समझते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आर्टिकल 15 और आर्टिकल 46 में एक डिस्प्यूट है दोस्तों, जो मैंने समझाया था कि देखिए ओरिजिनली, मैं अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ओरिजिनली हमारे आर्टिकल 15 में दिया गया था कि सरकार यानी हमारी स्टेट हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, ठीक है। और आर्टिकल 46 हमारा एक DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये वाला हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है, यानी गारंटेड राइट है, ये हमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।
तो मैडम चंपाकम दोराई राजन, ये दोस्तों मद्रास का केस है 1951 का। इनको एडमिशन चाहिए था एक मद्रास के किसी कॉलेज में। तो जब ये एडमिशन लेने जाती है ना, तो वहां पे गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया जाता है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सीट्स खाली हैं उनको हमने रिजर्व कर रखा है SC ST एंड बाकी वीकर सेक्शंस के लिए। तो ये मैडम कहती हैं कि आर्टिकल 15 के हिसाब से आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते, ये मेरा मौलिक अधिकार है, और DPSP तो मौलिक अधिकार है नहीं, तो ये आप क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो ये डिस्प्यूट हो जाता है दोस्तों, चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट को आप वायोलेट नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट तो बोलती है कि जज साहब आर्टिकल 46 यानी हमारा ही संविधान हमसे कह रहा है कि SC ST के इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करिए, यानी डिस्क्रिमिनेशन करिए। आर्टिकल 15 कह रहा है कि मत करिए। ये दोस्तों मैं रिवीजन करा रहा हूं लास्ट क्लास के 2 मिनट के लिए, ठीक है, इसकी क्योंकि कनेक्ट होंगे ना सारे डॉट्स। तो आर्टिकल 46 कहता है डिस्क्रिमिनेशन करिए, आर्टिकल 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है जब भी फंडामेंटल राइट और DPSP में डिस्प्यूट होगा तो फंडामेंटल राइट की जीत हमेशा होगी। यानी आपको फंडामेंटल राइट को पहले रखना है, पहले इज्जत किसकी होगी, फंडामेंटल राइट की होगी। तो गवर्नमेंट को रोक दिया गया कि जो आप ये रिजर्वेशन कर रहे हैं, इनको एडमिशन नहीं दे रहे, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको आप रोकिए। तो गवर्नमेंट दोस्तों फर्स्ट अमेंडमेंट करती है, और उसके बाद इसी मौलिक अधिकार में गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि वो SC ST एंड बाकी लोगों के इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं। एक आर्टिकल नया डाला गया, मतलब एक सब क्लॉज नया डाला गया, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4। 15 सब क्लॉज 3 तक था कि वुमेन्स को रिजर्वेशन दे सकते हैं, स्पेशल केयर कर सकते हैं, बट SC ST से रिलेटेड कोई आर्टिकल नहीं था, कोई प्रोविजन नहीं था। इसलिए सरकार को अमेंडमेंट करना पड़ता है ताकि सुप्रीम कोर्ट फिर इनको मना ना कर पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट में नहीं दे रखा तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, रिजर्वेशन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इस पे अगर आप डिबेट करना शुरू करें तो कभी खत्म ही नहीं होगा। बट हमारी शुरुआत हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन से होनी चाहिए कि हमारे संविधान हमसे क्या कहता है रिजर्वेशन को लेके, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपने देखा होगा, ये संविधान आपने अगर पढ़ा होगा, या फिर आप सारे के सारे 12वीं जब पढ़ के निकले हैं तो NCERT के पहले पन्ने में भी यही होता था, प्रीएम्बल, ठीक है। इसे दोस्तों हम कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड, यानी आप इसको समरी भी कह सकते हैं कि हमारा संविधान एक तरह से कैसा संविधान है, किस प्रकार का संविधान है। तो प्रीएम्बल जो है हमारे संविधान का, जो प्रीएम्बल है, इसमें दे रखा है सोशल जस्टिस। जस्टिस 3 प्रकार के बोले हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो अभी हम इसमें देखेंगे सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब यही हुआ कि समाज में जो लोग पीछे रह गए हैं, जो पिछड़ गए हैं, उनको आप कुछ रिजर्वेशन देके या कुछ फैसिलिटीज देके बाकी लोगों के साथ कंपीट करें, ठीक है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये दे रखा है। आर्टिकल 15 में मैंने बताया, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 अभी ऐड कर दिया, जिसमें रिजर्वेशन की बात बताई गई है। जो भी मैं आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बता रहा हूं, ये सिर्फ रिजर्वेशन से रिलेटेड बता रहा हूं, ठीक है। SC ST OBC वुमेन या जिसके लिए भी रिजर्वेशन दे रखा है। फिर दोस्तों आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 है, जो रिजर्वेशन देने की बात करता है कि SC ST एंड बाकी वीकर सेक्शंस के उसको प्रमोट करिए, ठीक है। फिर आर्टिकल 46 हमारा एक DPSP है, अभी मैंने आपको बताया, उसमें भी क्या है, रिजर्वेशन की बात बताई गई है। अब ये 2 आर्टिकल जो हैं, आर्टिकल 330, 332, 330 एंड 332, ये आर्टिकल दोस्तों एक तरह से पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 330 कहता है कि लोकसभा में, हमारा जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, उसमें SC ST के लिए कुछ सीट्स रिजर्व रखनी है, ठीक है। ऐसे ही आर्टिकल 332 कहता है कि स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, स्टेट के अंदर जो विधानसभा होती है, उसमें भी SC ST के लिए सीट्स को रिजर्व करना है। तो ये दोनों आर्टिकल्स हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चल के आपको पता है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के लिए जो अमेंडमेंट किए गए 73rd 74th, इसमें भी रिजर्वेशन दिया गया, SC ST एंड वुमेन्स के लिए भी रिजर्वेशन रखा गया। अब एक आर्टिकल और है दोस्तों, आर्टिकल 335, ये भी हम रिजर्वेशन से रिलेटेड ही पढ़ते हैं। इस आर्टिकल में दे रखा है कि आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो दीजिए, बट आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, जिसे हम कहते हैं एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन या एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप कह सकते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता है, आपने वर्ड ये सुना होगा पहले भी, आपने IAS ऑफिसर्स के बारे में सुना है ना। IAS ऑफिसर की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी प्रशासनिक सेवा के लिए, ठीक है। तो जो भी IAS ऑफिसर काम करते हैं, जो भी वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं,
या जो भी कोई ऑफिसर है, लोअर लेवल का भी ऑफिसर है, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से हमारे देश की प्रशासनिक सेवा में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 335 यही कहता है कि भैया आपको रिजर्वेशन देना है तो दीजिए, बट आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो इसकी एफिशिएंसी है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी है, ये इतनी ना कम हो जाए कि काम ही ना हो पाए। मतलब किसी बिल्कुल ही लोअर इंसान को रिजर्वेशन देके आईएएस ऑफिसर मत बना दीजिए। कुछ स्टैंडर्ड्स रखिए कि रिजर्वेशन देने हैं, बट कुछ क्राइटेरिया रखिए जिससे कि हमारी एफिशिएंसी खराब ना हो काम करने की। आर्टिकल 335 कहता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए रिजर्वेशन के बारे में हम समझते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये सारी चीजें चली हैं, कितने सारे अमेंडमेंट्स आए, कितने सारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई। तो अगर मैं इसको स्टार्टिंग से बताऊं तो जब हमारा संविधान लागू हुआ, यानी जब हमारा देश एक तरह से आजाद हुआ, तो इनिशियली दोस्तों हमारे पास रिजर्वेशन उस टाइम पे भी था। 12.5% दोस्तों एससी के लिए रिजर्वेशन था, एंड एसटी के लिए कितना था, 5%। फिर जब 1967 में भारत की जनगणना करी गई, जो सेंसस हुआ, पॉपुलेशन सेंसस, उसमें इस चीज को बढ़ा दिया, इसको कर दिया 15%, इस वाले को कर दिया 7.5%। तो टोटल अगर आप इसको करेंगे तो एससी एसटी के लिए यहां पर हो गया 22.5% रिजर्वेशन, ठीक है। यहां पे दोस्तों सिर्फ एससी एसटी की बात चल रही है, ठीक है। ओबीसी की या किसी और की बात अभी मैंने नहीं बताई। तो ओबीसी लोग जो थे वहां पे, लाइक उस टाइम पे 1950s की बात मैं कर रहा हूँ, 50s 60s 70s ये सब आप कह सकते हैं। तो उस टाइम पे भी ना ओबीसी की रिजर्वेशन की डिमांड चल रही थी कि भाई हमें भी रिजर्वेशन दीजिए। जब एससी एसटी को दे रहे हैं तो हम भी तो बैकवर्ड क्लासेस हैं। ओबीसी की फुल फॉर्म भी होती है अदर बैकवर्ड क्लासेस। बट दोस्तों जो रिजर्वेशन है ना, अभी मैंने आपको बताया कि प्रेम्बल में दे रखा है सोशल जस्टिस, यानी समाज में जो लोग पीछे रह गए हैं उनको आगे करने के लिए रिजर्वेशन देना पड़ता है या देना चाहिए। बट हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो नेता लोग हैं, इन्होंने रिजर्वेशन को हमेशा यूज किया है एज अ वोट बैंक, ठीक है। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है दोस्तों। तो ओबीसी जब शुरू में डिमांड करता था, स्टार्टिंग टाइम पे जब 1950s में डिमांड करता था कि हमें भी चाहिए, तो उस टाइम पे पॉलिटिकल इनसिग्निफिकेंस आप इसको कह सकते हैं कि पॉलिटिकली जो नेता लोग थे उनको ये नीड नहीं लगी कि यहां से हमें वोट मिलेगा, यानी वोट बैंक उनको उसमें कुछ फायदा दिखा नहीं। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जब, अब स्टार्टिंग में तो कांग्रेस की सरकार थी, बहुत अच्छी बहुमत थी उनके पास, लेकिन धीरे धीरे जब बाकी सरकारें बनती गई, लाइक कांग्रेस के अलावा भी, तो इनकी डिमांड को एक स्ट्रेंथ मिली। फॉर एग्जांपल देखिए, इस टाइम पे जब इन्होंने डिमांड किया ना, 1953 की बात है, तो इस टाइम पे जब इन्होंने डिमांड किया कि लोग हमें ओबीसी चाहिए, तो नेता लोगों ने एक फॉर्मेलिटी के बेसिस पे एक कमीशन बना दिया, जो हमारा सबसे पहला बैकवर्ड कमीशन है, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 340, जिसके चलते राष्ट्रपति साहब के पास ये पावर है कि वो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो पहला कमीशन था दोस्तों, इसके चेयरमैन थे काका कलेलकर, इसलिए इनका जो नाम है, ये कमीशन का क्या है, काका कलेलकर कमीशन। ये हमारा पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन था, जिसको ये काम दिया गया था कि भाई बाकी बैकवर्ड क्लासेस के बारे में भी कुछ बातें पता करके बताइए कि रिजर्वेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें चल रही थी स्टार्टिंग में जब देश आजाद हुआ था। पॉलिटिकली इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, क्योंकि इनको वहां से वोट मिलते नहीं थे, वोट बैंक्स में कोई फायदा था नहीं। बट क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि जब 1975 में इमरजेंसी लगाई, तो इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जी इलेक्शन हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनाई गई। 1977 में किसकी सरकार बनाई गई, मोरारजी देसाई साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, और वो रीजनल पार्टीज के सपोर्ट से बने थे दोस्तों। किसकी पार्टी, जो छोटी छोटी पार्टी नहीं होती स्टेट्स के अंदर, उसके सपोर्ट से ये क्या बने, प्रधानमंत्री बने, इनकी सरकार बनी। तो क्या हुआ, ओबीसी का जो वो था, इन्होंने अपना जो ओबीसी की डिमांड थी स्टेटस की, इन्होंने स्ट्रेंथ वापस से गेन कर ली। यहां पे क्या था, उतना सिग्निफिकेंस नहीं था। बट अब जब रीजनल पार्टीज के सपोर्ट से ही सरकार बनी है, एंड इनका मेन मोटिव यही था गवर्नमेंट का कि हमें ओबीसी का भी ध्यान रखना है, तो क्या हुआ, ये जो सरकार आई, इन्होंने एक नया कमीशन बनाया। देखिए पहला कमीशन था, आपको ये याद रखना, ये 2 पॉइंट पूछे जाते हैं। पहला कमीशन काका कलेलकर कमीशन, फिर सेकंड कमीशन बनाया गया दोस्तों जनता पार्टी के द्वारा, यानी मोरारजी देसाई साहब के द्वारा बनाया गया था, मंडल कमीशन 1979 में। तो चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1979 में बनाया गया। इसके हेड थे बीपी मंडल, ये हमारे एक सांसद थे, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 340, देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। ये आर्टिकल राष्ट्रपति साहब को पावर देता है, किसको पावर देता है, प्रेसिडेंट साहब को पावर देता है कि वो बैकवर्ड क्लास कमीशन बना सकें, ठीक है।
अब क्या हुआ कि 1979 में कमीशन बना, एक साल बाद 1980 में इनकी एक रिपोर्ट आई। इस कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी जिसमें इन्होंने बोला कि हमारे देश में 3743 ऐसी कास्ट हैं जिनको हम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड बोल सकते हैं। एक तरह से इन्होंने बोला कि ये जो लोग हैं ये हमारे ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो कि सोशली एंड एजुकेशनली पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो कमीशन है, मतलब इनकी जो रिपोर्ट है, इसमें ये भी बताया गया कि जितने ये लोग हैं ना, जितने भी कास्ट हैं, इसमें से 44%, मतलब हमारे इसमें से नहीं, हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी उस टाइम पे ना, उसमें से 44% हिंदू हमारे बैकवर्ड क्लासेस में आते थे, मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस में। जो बाकी 8% है वो नॉन हिंदू थे। ठीक है, हिंदू 44% और नॉन हिंदू 8%। तो टोटल इन्होंने बोला कि हमारी देश में जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में से 52% जो हैं वो ओबीसी हैं, यानी अदर बैकवर्ड क्लास हैं। तो और ये डेटा दोस्तों एक्सक्लूडिंग एससी एसटी है। इस 52% में एससी एसटी की काउंटिंग नहीं की गई थी, ये चीज याद रखना। ये सिर्फ इन्होंने ओबीसी की काउंटिंग करी है। और इसके बाद ये जो रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट में इन्होंने रिकमेंड किया कि भैया ये जो 52% लोग हैं, देखिए 100 लोग हैं, 100 में से 52 तो सिर्फ ओबीसी हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट के हिसाब से। बट जब कोटा देने की बात आई तो इन्होंने बोला कि हम 52% नहीं, 27% ओबीसी कोटा देंगे। किसको, मतलब किसको देंगे, ओबीसी को देंगे 20% कोटा, यानी रिजर्वेशन की बात इन्होंने यहां पे इस रिपोर्ट में कर दी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब 52% पॉपुलेशन हमारी अदर बैकवर्ड क्लास है यानी ओबीसी है, तो कोटा सिर्फ 27% का क्यों? अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि एससी एसटी, मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया, उनका कितना कोटा था, 22.5%। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये हो जाएगा दोनों मिला के 49.5% रिजर्वेशन हो जाएगा खाली। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों है, चलिए समझते हैं। ये दोस्तों 27 इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि 1963 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी और उस केस का नाम है MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। अगर आप इसको अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करेंगे तो आपको आधा 1 नंबर जरूर ज़्यादा मिलेगा अपने बाकी कॉम्पिटिटर से। ठीक है, तो MR बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सबसे पहले हुआ क्या था कि स्टेट ऑफ मैसूर है ना, जो उन्होंने रिजर्वेशन को बढ़ा के 68% कर दिया, यानी 100 में से 68% तो उन्होंने अपनी सीट्स को रिजर्व कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट यही सोचता है, भाई अगर ये सारी चीज़ें इनको रिजर्व ही कर देंगे, बाकी सबको देंगे ही नहीं, तो फिर कैसे ग्रोथ होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक कैप लगा दी, एक लिमिट लगा दी कि रिजर्वेशन को आप 50% से ज़्यादा नहीं दे सकते। 100 सीट्स हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 ही रिजर्व कर सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं कर सकते। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला, अभी मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था, आर्टिकल 335 कहता है कि रिजर्वेशन उतना ही दीजिए जिससे कि काम करने की एफिशिएंसी में फर्क ना पड़े। अगर आप सबको उठा के ऐसे रिजर्व कैटेगरी में बना देंगे, मतलब बहुत कम मार्क्स में एडमिशन दे रहे हैं, बहुत कम मार्क्स में जॉब दे रहे हैं, तो उसकी क्या ही एफिशिएंसी होगी बंदे की काम करने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमारे संविधान का आर्टिकल 335 ही कहता है कि एफिशिएंसी खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या क्लेम करती है कि संविधान गवर्नमेंट को कह रहा है रिजर्वेशन देने के लिए, फंडामेंटल राइट्स में भी है, डीपीएस में भी है, प्रियम्बल में भी सोशल जस्टिस की बात की गई, तो गवर्नमेंट ये सारी बात बताती है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स, हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर और उनकी जो टीम थी, उन्होंने एक आर्टिकल और डाला है कि रिजर्वेशन देते टाइम इस चीज का भी ध्यान रखिए कि एफिशिएंसी खराब ना हो। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें प्रोवाइड करनी होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाऊं कि 2 लोग हैं ए एंड बी, इन दोनों को दोस्तों यहां पे रेस खत्म करनी है। ठीक है, और एक सेकंड, ए की है ए और बी यहां पर है पीछे। ठीक है, तो ए को यहां से आना है, बी को यहां से आना है। तो रिजर्वेशन का मतलब होता है कि बी अभी पीछे है, इसको उठा के यहां ए के पास खड़ा कर दिया जाए ताकि फिर ये दोनों आपस में भाग सकें। तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि रिजर्वेशन उतना ही दीजिए जहां से काम चल सके, जबरदस्ती का देने का कोई फायदा नहीं है। इसी वजह से 27% का रिकमेंडेशन किया गया था। अब दोस्तों जैसे ही रिकमेंडेशन हुआ, देखिए 1980 में रिपोर्ट आई थी जो इन्होंने रिकमेंड किया था ये 27%, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कब किया गया, 1990 में, 10 सालों के बाद। 10 सालों के बाद वीपी सिंह गवर्नमेंट आई और उसके बाद दोस्तों वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद उन्होंने ओबीसी को 27% देने का ये लागू कर दिया, यानी इंप्लीमेंटेशन इसका स्टार्ट कर दिया। तो 90s से ही हमारे देश में ओबीसी के लिए क्या आ गया, ये 27% का कोटा आ गया। ठीक उसके अगले साल
1991 में जब सरकार बदली, वीपी सिंह जी के अलावा जो उसके बाद जो दूसरे प्रधानमंत्री आए, पीवी नरसिम्हा राव जी की जो गवर्नमेंट आई, उन्होंने बोला कि भाई ओबीसी के लिए 27% है, ठीक है, और उसके लिए SC ST के लिए 22.5% है, ये भी ठीक है। हम लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को भी, यानी बैकवर्ड सेक्शन को भी कोटा देना चाहते हैं, जो कि होगा 10% का कोटा, ठीक है। और ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 50% ऑलमोस्ट ये क्रॉस कर देगा, 59.5 हो जाएगा, ये ऐड कर देंगे तो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में ना ये सारी चीज़ें चैलेंज कर दी, क्योंकि जब इतने सारे लाइक रिजर्वेशन इतने सारे दिया जा रहा है, ओबीसी को दिया, SC ST को दे ही रखा था, तो 50% के आसपास इतनी सारी चीज़ें वैसी हो गई थी, 10% ये भी दे देंगे तो भाई जनरल को क्या मिलेगा। तो लोग ना एक तरह से घबरा गए और दौड़ते हुए पहुंचे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आपको पता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन करता है या फिर हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, तो हम लोग किसको अप्रोच करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को। और इस केस का नाम है दोस्तों इंदिरा साहनी केस, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सबसे पहले तो इस चीज़ को कैंसिल कर दिया कि भाई ये 10% वाला सिस्टम बंद करो, ये अलाउड नहीं है, 50% की कैप पार हो जाएगी। एंड सेकेंड पॉइंट ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारा जो संविधान है, आर्टिकल 15, 16 या जो भी है 46, वो सब इकोनॉमिक्स के लाइक इकोनॉमिकली इसके बेसिस पे नहीं बोलते, वो लोग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को देने की बात करते हैं। तो आप इसके बेसिस पे आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। अब आप लोग सोचेंगे कि अभी मोदी जी ने भी तो 10% EWS कोटा डाला है, वो कैसे डाला है, तो इसके लिए मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। तो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये चीज़ गलत है, इसको हम नहीं मानेंगे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वीपी सिंह गवर्नमेंट ने जो 27% का कोटा लागू किया है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस केस को दोस्तों मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे ही ये सारी चीजें चल रही थी, इसलिए इसको मंडल केस कहते हैं फेमस तौर पे। आप अपने एग्जाम में या तो मंडल केस लिखिए या फिर इंदिरा साहनी केस लिखिए। और रिजर्वेशन की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में रिजर्वेशन की बात की गई है। नेक्स्ट दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपकी हम सारी बातें मान रहे हैं, यानी जो ओबीसी वाली बात है ये हम मान रहे हैं, बट कुछ कंडीशंस हैं। आप ऐसा नहीं कि आंख बंद करके किसी को भी कोटा दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जो मन में आ रहा है, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की कंडीशंस थी, सबसे पहली कंडीशन है क्रीमी लेयर। इसका मतलब इन्होंने बोला कि अगर ओबीसी को आप कोटा देना चाहते हैं तो इसमें भी दो कैटेगरी बनी है, एक होगा क्रीमी लेयर, दूसरा होगा नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर दोस्तों वो होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, यानी जिन पे पैसा है अच्छा खासा और उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर वो मतलब सही है, फाइनेंशियली ठीक है, अपने देखभाल कर ले रहे हैं, तो भाई किस बात का रिजर्वेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप उन्हीं को दीजिए ओबीसी कोटा जिनको जरूरत है, जिनको एक्चुअली उसकी नीड है, आप किसी को भी उठा के मत दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट कि क्रीमी लेयर का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अभी ये आर्टिकल 16 कह रहा है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी और उसी में रिजर्वेशन वगैरह, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप एग्जाम लेते हैं, ठीक है, मार्क्स बच्चों के SC ST OBC जनरल इन सब के डिफरेंट मार्क्स रखते हैं, कट ऑफ वगैरह जो भी है, ठीक है। अगर आपको जॉब देनी है वेल एंड गुड, क्योंकि आर्टिकल 16 कहता है कि आप रिजर्वेशन दीजिए, 16 सब क्लॉज 4 कहता है रिजर्वेशन दीजिए और उसके बाद उनके भी उसको अपलिफ्ट करिए, लाइक जो सोशली बैकवर्ड है ना उनको भी आप एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए। बट सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई एक बार आप लोगों ने जॉब दे दी, अब तो बंदे के पास इनकम आ रही है, फाइनेंशियली ठीक है, तो प्रमोशन में किस बात का रिजर्वेशन लगा रहे हो आप। मतलब देखिए एक बार तो जॉब देके एंट्री हो गई, बंदा ऑफिसर बन गया, लेकिन जब प्रमोशन होता है ना तो जनरल कैटेगरी के हिसाब से, जनरल कैटेगरी के कंपैरिजन में ना SC ST OBC इन सब का प्रमोशन थोड़ा फास्ट होने लग गया, क्योंकि वहां पे भी इन्होंने रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रमोशन के टाइम पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों। ये सारी चीजें मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कंडीशंस लगाई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट का उस पर एक्शन क्या था, गवर्नमेंट ने कैसे इसको रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कन्फाइंड टू इनिशियल अपॉइंटमेंट्स ओनली, क्योंकि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 कहता है कि रिजर्वेशन दीजिए, अपलिफ्टमेंट करिए, बट प्रमोशन के बेसिस पे भी आप वहां पे भी रिजर्वेशन देंगे तो चीज खराब है। देखिए इस पॉइंट के हिसाब से ना गवर्नमेंट 77th अमेंडमेंट लेकर आई थी, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप 50% ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। कुछ एक्सेप्शंस होंगे जिसमें आप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होंगी, वो हम देख लेंगे बाद में, लेकिन इन जनरल आपको इस रूल को फॉलो करना है, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देना है। ये इसका थर्ड पॉइंट है, यानी कंडीशन नंबर 3। सुप्रीम कोर्ट की एक और कंडीशन इस केस में, इंदिरा साहनी केस में, कि
जो कैरी फॉरवर्ड रूल है वो वैलिड तो है, बट उस कैरी फॉरवर्ड रूल में भी आपको 50% वाली लिमिट का ध्यान रखना है। कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होता है इसको मैं अभी आपको 2 मिनट बाद समझाऊंगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड रूल अभी आपको समझाता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बस यही बोला था कि कैरी फॉरवर्ड रूल आपका ठीक है, बट इसमें भी 50% का ध्यान रखना है। अगली कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि आप ओबीसी बना दे रहे हैं, ठीक है, आपने कोटा दे दिए, सारी चीजें दे दी। मान लो ओबीसी वाले लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो वो किसको अप्रोच करेंगे? कोर्ट्स तो आएंगे नहीं, वैसे इतने सारे केसेस होते हैं। तो कोई एक ऐसा कमीशन होना चाहिए जो इन लोगों की आवाज को उठाए, इन लोगों के दर्द को समझे, इन लोगों की बातों को ध्यान दे और इन लोगों के ऊपर ही फोकस करे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनको पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बनाया जाता है, यानी हमारा संसद एक कानून को पास करके कुछ ऐसी बॉडीज बना सकता है जिनके पास अपनी कुछ पावर्स होती हैं, एंड उसी को कहा जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कानून के द्वारा बनाई गई बॉडी, ठीक है दोस्तों। और उस बॉडी का काम क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो चेक करेगा कि क्या इस ओबीसी की लिस्ट में जो भी लोग हैं कुछ फालतू तो नहीं आ गए, यानी जिनको नहीं मिलना चाहिए था वो तो नहीं आ गए, ओवर इंक्लूजन तो नहीं हो गया, या कोई ऐसे लोग जिनको मिलना चाहिए था बट उनका नाम लिस्ट में है ही नहीं। तो ये सारी चीजें कौन चेक करेगा? एक परमानेंट कमीशन चेक करेगा। एक ऐसी बॉडी बनी है जो ये सारी चीजों का देखभाल करे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कंडीशन रखी वो ये रखी, आर्टिकल 335 मैंने अभी आपको बताया कि एफिशिएंसी का ध्यान रखना है कि काम करने के उसमें गिरावट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसमें इन्होंने बोल दिया कि नो रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इवैल्यूएशन इन मैटर्स ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी देर पहले बोला था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और अगर जैसे गवर्नमेंट करती भी थी ना तो गवर्नमेंट क्या करती थी कि ज्यादा रिलैक्सेशन दे देती थी कि जैसे जर्नल के लिए मान लो 100 नंबर चाहिए तो SC ST बाकियों के लिए 50 चाहिए, 60 चाहिए, या कुछ भी चाहिए, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफरेंस कर देते थे कहां पे? प्रमोशन के टाइम पे। तो सुप्रीम कोर्ट यही बोलती है भैया इतनी भी क्वालिटी खराब मत करो, आर्टिकल 335 का भी ध्यान रखो। आर्टिकल 335 आपको रोक रहा है कि क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, आपको रिजर्वेशन देना है दीजिए, बट इतना भी मत करिए ना कि सामने वाले को भाई दर्द होने लग जाए, जर्नल वालों को, और बाकी जो हमारी क्वालिटी वो खराब हो जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नया पॉइंट क्या है कि अभी हमने 6 पढ़ लिए, ठीक है। ये सारी कंडीशंस थी जो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में बताई। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट की देखिए जनरली क्या होता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आती है ना तो पार्लियामेंट उस पर कुछ कानून बना के या तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको लागू करता है, या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पलटने की कोशिश करता है, यानी नलीफाई करने की कोशिश करता है, रद्द करने की कोशिश करता है। तो गवर्नमेंट दोस्तों कुछ ऐसा ही करती है, क्योंकि रिजर्वेशन हमारा वोट बैंक है, हमारा मतलब इन द सेंस नेताओं लोगों का। तो नेता लोग क्या वोट बैंक के लिए सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे? आपको लगता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो उनके लिए क्या है? जनता का वोट, क्योंकि वोट मिलेगा तभी वो लोग सत्ता में रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे। तो जो ऐसे पॉइंट्स थे जो गवर्नमेंट को लगा कि हाँ ये तो मान सकते हैं, इसमें कोई ऐसा वोट बैंक का सीन है नहीं, तो गवर्नमेंट ने सिर्फ वो पॉइंट्स माने, बाकी एक भी पॉइंट नहीं माना। एंड कोई भी सरकार हो, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, किसी भी पार्टी का नाम ले लो, सबका यही हाल है, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वोट बैंक, ठीक है। तो गवर्नमेंट का सबसे पहला एक्शन कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था क्रीमी लेयर वाला स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जिसको जरूरत है उसको दीजिए, उसको नहीं होगा, क्रीमी लेयर से ऊपर है तो उसको मत दीजिए। तो एक कमेटी बनाई गई, रामनंदन कमेटी, इन्होंने ये क्राइटेरिया बनाया, एक स्टैंडर्ड मतलब कुछ इन्होंने रूल्स वगैरह बनाए कि ये रूल्स होने चाहिए तभी आपको ये सब मिलेगा, अगर आप क्रीमी लेयर में आएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। और इनकी जो रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली बात मान ली गई। सुप्रीम कोर्ट की सेकंड बात थी कि एक कमीशन बनाइए जो ओबीसी लोगों को ध्यान रखे, उनसे रिलेटेड जो भी मुद्दे उनके साथ डील करें। तो सेकंड पॉइंट था एक कमीशन, तो इन्होंने एक बना दिया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, NCBC, ठीक है। अब देखिए 1992 में इंदिरा साहनी केस था जो मैंने आपको बताया, 1990 में लागू कर दिया, 91 में फिर नरसिम्हा राव साहब ने वो 10% ईडब्ल्यू वाली बात करी, और 92 में ये सारी चीजें चैलेंज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की जब जजमेंट आई तो 93 में जजमेंट आते ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई जिसका नाम था NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो दोस्तों उस टाइम तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी क्योंकि पार्लियामेंट ने बनाया था, बट 2018 में जब हमारे मोदी जी की सरकार अभी उस टाइम पे थी और अभी भी उन्हीं की है, तो 2018 में मोदी साहब ने क्या किया कि जो कमीशन है ना इसको
स्टैट्यूटरी स्टेटस हटा के इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, यानी और इंपॉर्टेंट बॉडी हो गई एक तरह से, क्योंकि अब इसके लिए हमारे संविधान में ही आर्टिकल है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। तो आर्टिकल 338B एक ही नया आर्टिकल ऐड किया गया, जो आर्टिकल कहता है कि हमारे देश में NCBC होना चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 102nd अमेंडमेंट के तहत इस आर्टिकल को ऐड किया गया और इसको स्टैट्यूटरी से शिफ्ट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट ने 2 बात तो मान ली, अब गवर्नमेंट ने क्या क्या बात नहीं मानी, चलिए समझते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है अगर मैं बात करूं आंसर राइटिंग की। ठीक है, चाहे PCS की कर लें तैयारी, चाहे किसी भी एग्जाम की कर लें, अगर आंसर लिखना है तो आपको ये आर्टिकल और ये अमेंडमेंट लिखना पड़ेगा। देखिए पहली ही लाइन क्या है, नलीफाइड इंदिरा गांधी इंदिरा साहनी जजमेंट। ठीक है, इंदिरा साहनी का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसको रद्द कर दिया किसने, इस अमेंडमेंट ने। यानी अमेंडमेंट दोस्तों ये पार्लियामेंट पास करता है, यानी हमारा संसद। तो इन्होंने एक नया आर्टिकल डाल दिया, आर्टिकल 14 सब क्लॉज 4A। ठीक है, 14 सब क्लॉज 4 तो था हमारे संविधान में, बट 4A डाल दिया। ये A बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है चलिए समझते हैं। यह आर्टिकल कहता है कि अब आप प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन दे सकते हैं। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था यहां पे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रमोशंस में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। देखिए सेकंड पॉइंट था, तो गवर्नमेंट ने यही किया, भैया हम तो देंगे। इसलिए उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, क्योंकि इस टाइम पे कोई कानून नहीं था, कोई आर्टिकल था नहीं, इन्होंने एक नया आर्टिकल डाल दिया कि भैया अब तो प्रमोशन देंगे, अब कोई हमें नहीं रोक सकता। बट एक पॉइंट ऐड कर दिया, प्रमोशंस में रिजर्वेशन तभी दिया जाएगा जब गवर्नमेंट को लगेगा कि जो SC ST हैं इनका रिप्रेजेंटेशन सही तरह से नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, तभी दिया जाएगा। ये था हमारा 77th अमेंडमेंट 1995। अब इस अमेंडमेंट की वजह से एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। वो प्रॉब्लम क्या है, देखिए इसमें ये जॉब के टाइम पे रिजर्वेशन नहीं था। ये जो आर्टिकल नया ऐड किया है, इसने बोला हम प्रमोशंस में देंगे रिजर्वेशन। इससे एक प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं दोस्तों, एक है A एक है B। ठीक है, तो अभी यहाँ पे A सीनियर है। ठीक है, A हमारा सीनियर है, लेकिन जब प्रमोशन की बारी आई ना तो सीट्स तो रिजर्व कर दी थी, और ये हमारा जनरल कैटेगरी वाला है। जो A है ये जनरल है, ये नीचे वाला कोई SC है ST है। ठीक है, तो जब रिजर्वेशन की बारी आई ना, मतलब प्रमोशन की बारी आई, तो उसमें तो रिजर्वेशन हो रखा था। तो सीनियर पोस्ट पे इन दोनों में अभी A सीनियर था, लेकिन जब प्रमोशन आया तो वो तो रिजर्व कैटेगरी वाले के लिए था, जनरल के लिए तो था नहीं। जनरल के लिए अभी 1-2 महीने बाद आना था या 6 महीने बाद आना था। जो कोटे वाले हैं उनका पहले आ गया प्रमोशन, तो ये बंदा प्रमोट होके आ गया थोड़ा ऊंचे पद पर। तो अब ये हो गया इसका सीनियर। अब ये तो प्रॉब्लम वाली बात है कि भाई पहले वो सीनियर था, इसकी वजह से ये सीनियर हो गया प्रमोशन की वजह, रिजर्वेशन की वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही बोला है। ये नया केस है अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या हुआ, बिकॉज ऑफ 77th अमेंडमेंट क्या हुआ, जो पहले वाले बंदे थे वो बिकेम सीनियर्स, लाइक वो कोटे वाले बंदे बिकेम सीनियर्स ड्यू टू अर्लियर प्रमोशन, क्योंकि कोटे की वजह से उनको जल्दी प्रमोशन मिल गया, जल्दी प्रमोशन मिला, ऊंचे पद पे चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रूल निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम कैचअप रूल एक बना रहे हैं, इसको आप फॉलो करिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है आप इनको प्रमोशन दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये बंदा वापस इस पद पे आएगा ना, मान लीजिए इसका 2 महीने पहले हो गया, 2 महीने बाद उसका भी प्रमोशन है जनरल वाले, लाइक जनरल कैटेगरी वालों का, तो जब वो 2 महीने बाद इधर आएगा तो ये वापस से सीनियर हो जाएगा, यानी A वापस सीनियर हो जाएगा, B जूनियर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि ये वोट बैंक की बात है। वोट बैंक की बात क्यों है, क्योंकि भाई यही लोग तो हैं, कोटे के बेसिस पे तो गवर्नमेंट ये सारे वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है। ठीक है, तो इस चीज को जो कैचअप रूल सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, कैचअप रूल का मतलब यही है कि एक बार A इधर आएगा तो ये वापस से अपना इस चीज को कैच कर लेगा सीनियरिटी को। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर से संशोधन किया, फिर से अमेंडमेंट किया 2001 में 85th अमेंडमेंट। अभी मैं आपको 81, 82 बाकी बताऊंगा, उससे पहले 85th बता रहा हूं क्योंकि ये कैचअप रूल से रिलेटेड है। तो इस अमेंडमेंट में अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 4A ऐड किया, जिसमें हमने रिजर्वेशन किया प्रमोशन में, उसी लाइन में एक वर्ड और ऐड कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी। ठीक है, इसका मतलब कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, जो एक बार पहले आ गया वो हमारा सीनियर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, एक आर्टिकल और डाला, आर्टिकल 4B 81st
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सन 2000 में एक नया सब क्लॉज डाल दिया गया 4B। अब देखिए एक पॉइंट अभी वहां पे था कैरी फॉरवर्ड रूल, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिट लगाई थी मंडल केस में कि 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते। अब ये चीज़ ध्यान से देखना, कैरी फॉरवर्ड रूल थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो आप ध्यान से सुनना। मान लीजिए दोस्तों 100 सीट्स हैं, ठीक है, इसमें से 15 सीट्स हमने SC ST के लिए रखी हुई हैं और जो बाकी हैं 85, बाकी कोटा छोड़ दीजिए, OBC वगैरह अभी हम नहीं देख रहे, अभी सिर्फ इसका समझ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी ये चीज़ है ना जनरल के लिए, तो जब जॉब दी गई ना तो सीट्स हमने रिजर्व की थी 15, लेकिन यहाँ पे जॉब कितने लोगों को मिली, सिर्फ 5 लोगों को मिली। जो बाकी 10 SC ST की सीट्स है ना उसको खाली, मतलब वो खाली रह गए, उस पर कोई नहीं आया। तो क्या होता था कैरी फॉरवर्ड रूल में कि जो 10 सीट्स यहाँ पे खाली रह गई, 5 लोगों को तो जॉब मिल गई SC वालों में से, लेकिन 10 सीट्स जो खाली रह गए ना, अब ये 10 सीट उस साल उस जर्नल वालों को दे देंगे, यानी 85 के बदले 95 सीट्स किसको दे दी, जर्नल वालों को, क्योंकि जो सीट्स खाली रह गई वो क्यों वेस्ट करना, वो किसको दे दिया, इसको दे दिया। ये बात है मान लीजिए 2024 की, हमने पिछले साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब 2025 में जब वापस से वैकेंसी निकाली तो वैकेंसी में क्या हुआ कि फिर से वही सीन, 100 में से 15 सीट्स हमने दे दी, यहाँ पे लिख देता हूँ, 100 में से 15 सीट्स हमने दे दी SC ST के लिए, और उसके बाद बाकी 85 उनको दे दी। तो जो 10 सीट्स हमने SC ST की बची थी वो हमने जनरल को दी थी ना, अगले साल क्या करेंगे हम, वो 10 सीट्स यहाँ से वापस ले लेंगे। मतलब जो पहले का रिजर्व था वो ठीक था, बट अब यहाँ पे 25 कर देंगे और फिर इसको कर देंगे कितना, 75, क्योंकि 10 हमने माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया, कि हमने यहाँ से लिया था, इसे ही कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल, कि हमने भाई जो पिछले साल दिया था उसको वापस आपसे ले लिया, कैरी फॉरवर्ड। तो ऐसे करते करते दोस्तों एक दिन कैसा आता है कि मान लीजिए इस बार भी नहीं हुआ, 5 ही सीट बची, ठीक है, 5 ही हुआ, 20 खाली रह गया, इन्होंने 20 फिर इधर दिया, इधर 95 हो गया, अगले साल 20 उधर से वापस ले लेंगे। तो ऐसे वो बढ़ते बढ़ते ना कई बार 50% से पार हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको कैरी फॉरवर्ड रूल करना है, ठीक है, दिस इज वैलिड, आप करना चाहते हैं करिए, बट 50% का ध्यान रखिए, ठीक है। आपको जो भी करना है 50% लिमिट में रह के करिए। ये सारी चीज़ें चाहे जितनी मर्जी हो जाए, आपको रिजर्वेशन ऐसा नहीं कि एक दिन 100 की 100 सीट SC ST को दे देंगे और जो बाकी 100 बाकी जो जनरल है उनको एक भी सीट्स नहीं मिलेगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करें ना, एक दिन ऐसा आएगा कि सीट्स मिलेंगी ही नहीं जनरल वाले को। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोला था कि कैरी फॉरवर्ड रूल आपको करना है, ठीक है, बट 50% का ध्यान रखिए। तो गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट भी इसलिए किया था, इसमें देखिए लिखा है अनफिल्ड वैकेंसीज, जो मैंने आपको बताया ना कि जो यहाँ पे वैकेंसीज 10 बच गई थी, अनफिल्ड वैकेंसीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर शेल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट क्लास। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया जो अगले साल का है, मतलब जो फ्रेश इस साल हमें निकालने हैं, उसमें हम आपकी बात मानेंगे 50% वाली, हम इसमें इसको वो नहीं करेंगे, आगे नहीं जाएंगे 50% से। बट जो पिछले साल की वैकेंसीज हमारी पेंडिंग रह गई ना, उसको हम एज अ सेपरेट क्लास डील करेंगे, उसमें आपका ये 50% वाला रूल वोल नहीं चलेगा। तो एक तरह से इस बार भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई कर दिया गया, इस आर्टिकल को ऐड कर दिया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोविजन है दोस्तों वो है 82nd अमेंडमेंट। अब इसमें क्या किया इन्होंने, हम बार बार अभी तब से एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 335, आर्टिकल 335, 335, 335, ठीक है। तो गवर्नमेंट को आ गया गुस्सा कि सुप्रीम कोर्ट को जब देखो इसी आर्टिकल का एग्जाम्पल देके हमें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये आर्टिकल कहता था दोस्तों कि आपको एफिशिएंसी मेंटेन करनी है, काम खराब नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली ये भी कहता था कि इतना भी रिलैक्सेशन नहीं देना है कि काम खराब हो जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसी को अमेंड कर दिया, आर्टिकल 335 को ही अमेंड कर दिया और ये लिख दिया साफ साफ कि भैया अब देयर कैन बी अ रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स। हम चाहें तो अब इसमें रिलैक्सेशन देके जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, 100 मार्क्स चाहिए होंगे, हम 100 नहीं लिखेंगे, बोलेंगे 50 ही चाहिए, आ जाओ हम तुम्हें एडमिशन देंगे, तुम्हें जॉब देंगे। या फिर एग्जाम चेक करने का या कुछ भी इवेल्युएट करने के स्टैंडर्ड्स को भी आप लोअर कर सकते हो, जिससे कि SC ST OBC वगैरह को जॉब मिल सके। तो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इस वाली बात को भी नलीफाई कर दिया, किसके थ्रू, 82nd अमेंडमेंट में, कि बार बार 335 उनको परेशान कर रहा था, तो चलो भाई 335 को ही अमेंड कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब अभी मैंने आपको एक बात बताई कि पहले क्या हुआ, ये सारे कोटे की बात शुरू हुई मंडल कमीशन से। मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया 27%, VP सिंह गवर्नमेंट ने उसको इंप्लीमेंट किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब जब गवर्नमेंट ने कुछ किया, लोगों ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशंस लगा दी, तो फिर गवर्नमेंट की बारी वापस आ गई, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की कंडीशंस को नलीफाई कर दिया। अब जब गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें कर दी तो लोग वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि भैया सुप्रीम कोर्ट साहब ये तो आपकी बात नहीं सुन रहे, सारी चीज़ें नलीफाई कर दी, अब वापस से
सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाता है। कौन से केस में? नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि गवर्नमेंट ने जितने भी अमेंडमेंट्स किए हैं, 77th अमेंडमेंट, 81, 82, 85, सारे ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सबको अपहेल्ड कर दिया, बट सुप्रीम कोर्ट ने 3 कंट्रोलिंग कंडीशंस फिर से बता दी। तो ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्वांटिफिएबल डेटा चाहिए इन ऑर्डर टू प्रूफ, यानी आपके पास फैक्ट होने चाहिए, ऐसे हवा में बात नहीं करनी है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए ये साबित करने का कि आप जिनको भी SC ST कोटा दे रहे हैं क्या वो सच में बैकवर्ड हैं या नहीं, या उन्होंने जबरदस्ती झूठे सर्टिफिकेट्स बनवा रखे हैं। ठीक है, इस टाइप का। सेकंड पॉइंट है, आप कोटा देने से पहले ये भी हमें बताइए कि आप जिनको कोटा दे रहे हैं क्या सच में ऐसे लोगों के पास जॉब नहीं है, कि मतलब नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, कि जहां पे भी आप उनको जॉब दे रहे हैं क्या सच में वहां पे SC ST के लोगों की कमी है, अगर है तभी जॉब दीजिए। ऐसा नहीं हो कि वहां पे 20 लोग पहले से बैठे हैं, आप 10 और भेज दीजिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये आपको प्रूफ करना है, हमें फैक्ट्स चाहिए, हवा में बात नहीं सुनेंगे। इन ऑर्डर टू प्रूफ, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि भैया कि सबसे पहले तो वो सच में बैकवर्ड हैं या नहीं है। ठीक है, जिनको भी आप दे रहे हैं। उसके बाद जहां पे भी आप कर रहे हैं क्या वहां पे उनकी जरूरत असली में है या नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने आर्टिकल 335 को अमेंड तो कर दिया, कोई बात नहीं, चलो, लेकिन आपको फिर भी ये चीज देखना है कि एफिशिएंसी खराब ना हो भाई काम करने की। आपने रिलैक्सेशन दे दिया वहां पे भी जॉब के लिए, कोई बात नहीं, प्रमोशन के लिए जो भी है, लेकिन एफिशिएंसी का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीज नहीं रहेगी तो देश कैसे चलेगा। अगर सारे आप लल्लुओं को उठा के आगे बैठा दोगे, सारे छपरी लोगों को आप बिल्कुल जीरो से हीरो, मतलब ये नहीं कह रहा कि पढ़ते नहीं, देखिए मान लीजिए 100 है, ठीक है, मार्क्स चाहिए जर्नल को, ठीक है, तो आपको SC ST के लिए मान लो 80 देना है, 70 देना है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी मत करिए ना कि भैया 2 नंबर ले आइए, चलिए आइए बैठिए। कुछ तो नॉलेज होगी तभी तो बंदा काम कर पाएगा, वरना क्या करेगा वहां बैठ के। आप ये चीज तो सोचिए ना। तो अगर प्रशासन हमारा चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन चलना है, तो ये सारी चीजें तो देखनी पड़ेंगी। तो ये 3 कंट्रोलिंग कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने किसमें लगाई? नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशंस लगाई तो फिर से बात कैसे पहुंच गई, वापस से सुप्रीम कोर्ट आ गई। जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस 2018। इस केस में क्या होता है कि लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से अपील करते हैं कि जो आपने हम पे ये कंडीशंस लगाई हैं, 3 कंडीशंस लगाई हैं, इसको प्लीज रिकंसिडर करिए, हम सारी कंडीशंस नहीं मान सकते। ठीक है, मतलब दिक्कत आ रही है। तो 5 जज बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया कोई जरूरत नहीं है, हम ये आपकी बात नहीं मानेंगे। जो 3 कंडीशन है वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और बोल दी, कैन नॉट ग्रांट रिजर्वेशंस इन प्रमोशन टू SC ST इफ इंडिविजुअल बिलोंग्स टू क्रीमी लेयर। तो देखिए अभी तक क्रीमी लेयर की बात मैंने आपको OBC में बताई थी, ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया रिजर्वेशन जब आप देते हैं प्रमोशंस में, ठीक है, तो आप उन SC ST को नहीं दे सकते जो क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं। यानी आप क्रीमी लेयर की बात SC ST में कर दी प्रमोशन के टाइम पे खाली, ठीक है, बाकी टाइम पे नहीं बोली। बट ये वाला पॉइंट दोस्तों आज तक कभी सही से फॉलो किया नहीं गया है, और आगे भी लाइक इतना कुछ उम्मीद इसमें है नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब हम समझते हैं मोदी जी वाली बात। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1990 में जब 27% कोटा OBC को दिया गया था, उसके जस्ट अगले साल नरसिम्हा राव साहब ने भी 10% EWS का कोटा दिया था। कौन सा कोटा? EWS का। बट उस टाइम पे तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो मोदी जी ने जब कोटा दिया ये वाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल क्यों नहीं किया? तो चलिए समझते हैं। देखिए, जब नरसिम्हा राव साहब ने दिया था ना, उस टाइम पे हमारे संविधान में कोई प्रोविजन नहीं था कि आप ऐसा EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को कुछ ऐसा दे सकते हैं, ऐसा संविधान में नहीं था। और अगर हमारे संविधान में नहीं है कोई चीज तो सुप्रीम कोर्ट वो करने नहीं देता। आप संविधान के हिसाब से चलेंगे तो ही आपकी बात मानी जाएगी। अगर आप संविधान के हिसाब से कुछ करेंगे, गैर संवैधानिक करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। तो मोदी जी को यह बात पता थी कि नरसिम्हा राव साहब ने भी ये काम किया था, बट उनका हटा दिया गया था क्योंकि संविधान में ये चीज नहीं है। तो इसीलिए मोदी जी ने सबसे पहले संविधान में संशोधन किया, 103rd अमेंडमेंट एक्ट। इसमें इन्होंने एक आर्टिकल में 16 में एक नया सब क्लॉज डाल दिया, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6। इसमें इन्होंने बोल दिया कि स्टेट को ये परमिशन है, स्टेट के पास ये पावर है कि अब वो EWS कोटा दे सकते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, और आपको जैसे उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट लोगों ने अप्रोच किया था, ऐसे इस टाइम पे भी अप्रोच किया। तो जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये जो अमेंडमेंट है ना 103rd, इसको चैलेंज कर दिया गया कि आप कैसे किसी को EWS कोटा दे सकते हैं, जबकि 50% की लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हुई है।
तो दोस्तों क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया सबसे पहले तो ये संविधान संशोधन जो भी किया है ये बिल्कुल ठीक है, संविधान के हिसाब से कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली अगर आपको कुछ देना है तो आर्टिकल 46 यानी जो हमारा डीपीएसपी है इसमें दे रखा है कि इकोनॉमिक के बेसिस पे भी आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। प्रीएम्बल में दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं तो इकोनॉमिक जस्टिस की बात भी की गई है। जैसे ये था ना, मैंने आपको यहाँ पे जस्टिस सोशल वाला दिखाया था, देखिए जस्टिस इकोनॉमिक भी है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई प्रीएम्बल में भी दे रखा है कि इकोनॉमिक के उस पर भी आप वो दे सकते हैं, बट इसमें संविधान में संशोधन जरूरी था क्योंकि संविधान के संशोधन के हिसाब से ही चीजें सारी क्लियर हुई। इस टाइम पे नहीं था संविधान में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया, ठीक है, नल एंड वॉइड कर दिया, बट यहाँ पे नहीं किया क्योंकि मोदी साहब ने इसको अमेंड कर दिया था। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो देखिए जो भी हमने सीखा है ना आज, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये सारी चीज़ें निकाली हैं। आप खुद भी गूगल करेंगे आपको 2 दिन लग जाएगा, आप ट्राई कर लेना, क्योंकि ये सारे अमेंडमेंट समझना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स निकालना, सबको कनेक्ट करना कि एक के बाद एक कि गवर्नमेंट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। तो इस वीडियो में काफ़ी मेहनत करी है, तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक तरह से रिवीजन हो जाएगी और उसके बाद फिर आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस आर्टिकल से रिलेटेड, आर्टिकल 16 मैंने इसमें कवर किया अच्छे से, आर्टिकल 15 के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया था, उसके बाद मैंने आर्टिकल 46 के बारे में थोड़ा बहुत बताया, कंपैरिजन हो गया, रिजर्वेशन की सारी बात बताई, कैरी फॉरवर्ड रूल बताया, कैचअप रूल बताया, उसके बाद मैंने जितने अमेंडमेंट्स हैं सारे 77, 81, 82, 85 ये सारी चीज़ें कवर करी, सुप्रीम कोर्ट की इतनी सारी जजमेंट्स मैंने बताई। और जो भी ये जजमेंट्स है ना, अगर आप ये आंसर में लिखते हैं तो डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू जो बाकी बच्चे आंसर्स लिख रहे हैं। अगर आप नॉर्मल आंसर लिखेंगे आपको नॉर्मल मार्क्स मिलेंगे, बट पॉलिटी के आंसर में दोस्तों अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, आर्टिकल, अमेंडमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इंक्लूड करते हैं ना, तो वो एक ऑथेंटिक डेटा माना जाता है, तो वहाँ पे आपको नंबर्स ज़्यादा मिलेंगे। तो आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 16 अब आपको कहीं से कवर करना नहीं पड़ेगा, इसमें मैंने लक्ष्मीकांत भी कवर किया, आप लक्ष्मीकांत भी देखेंगे ना तो थोड़ा बहुत उसमें भी है, बट मैंने ये लक्ष्मीकांत के बाहर से भी काफ़ी सारी चीज़ें निकाली हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।